हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया हेल्प सेंटर। मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं ऐसी ट्रेनिंग सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें हम पेरेंट्स को स्पेशल एजुकेटर बना देंगे। तो इस सीरीज़ में 20-25 वीडियोज़ होंगी। आप सबको आज की वीडियो से मेरे साथ रहना है। मैं कोशिश करूंगी कि एक वीक में 3 वीडियोज़ ज़रूर अपलोड करूं ताकि आप लोग एक्टिव रहें। पेरेंट्स, मैं अपना तो सारा एक्सपीरियंस ही इन वीडियोज़ में शेयर करने वाली हूं। मैंने इरादा किया है कि मुझे पेरेंट्स को स्पेशल एजुकेटर बनाना है, तो मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप लोग भी मेरी तरह नॉलेज को शेयर करें, किसी की हेल्प करें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैं आपको ऐसे ही गाइड करूंगी जैसे लोग काम सीखने के लिए आते हैं, लाइक ट्रेनीज़, कि उनको स्पेशल एजुकेटर बनना है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक थिंग्स समझाऊंगी कि एक स्पेशल एजुकेटर को किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड पार्ट में हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। हर लर्नर स्किल को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी। अभी 2-3 वीडियोज़ होंगी बेसिक लर्नर स्किल्स पर कि एक स्पेशल एजुकेटर के हिसाब से क्या क्या बेसिक लर्नर स्किल्स होने चाहिए। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि 2-2.5 साल के बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए, और कुछ डॉक्टर्स भी ये मशवरा देते हैं कि अच्छा, बच्चे की स्पीच नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तो आप इसे स्कूल में डाल दें। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्कूल में जाने से पहले कौन कौन से ऐसे बेसिक लर्नर स्किल्स हैं जो आपके बच्चे को आने चाहिए। उसके बाद आप फैसला करेंगे कि बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी है या नहीं। जब भी कोई बच्चा असेसमेंट के लिए आता है तो पहले यही बेसिक लर्नर स्किल्स असेस किए जाते हैं। उसके बाद बच्चे का IEP प्लान बनता है। ये हैं कुछ बेसिक बातें। अब है बेसिक लर्नर स्किल्स, जो आज का टॉपिक है। किसी भी स्पेशल एजुकेटर को इन बेसिक लर्नर स्किल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि आप स्पेशल एजुकेटर बनने वाले हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। जब मेरी बेसिक लर्नर स्किल्स की वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद एक ऐसी वीडियो होगी कि स्पेशल एजुकेटर में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो एक सक्सेसफुल पेरेंट बनेगा। आपको पता चलेगा कि कौन सी आप छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके बच्चे को कोई डेवलपमेंट इशू है, आज ही आप उससे ये वीडियो शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि हम ये ट्रेनिंग सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, तो आप लोग भी इसका हिस्सा बन जाएं। ओके, आज के हमारे बेसिक लर्नर स्किल्स के टॉपिक में सबसे पहले नंबर पर है कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफ़ेक्टिवनेस। कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफ़ेक्टिवनेस मीन्स, अगर आपका बच्चा मेरे पास असेसमेंट के लिए आया है, आप चाहते हैं कि मैं इसकी थेरापीज़ लूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको चेक करके बताऊं कि आपके बच्चे का प्रेजेंट लेवल क्या है। उसको माइल्ड ऑटिज़म है, मॉडरेट ऑटिज़म है, सीवियर है, या फिर प्रोफाउंड है, यानी कि कौन सा लेवल है। ओके, तो मैंने आपके बच्चे के साथ वर्क स्टार्ट किया है, उसे कुछ चीज़ें दी मगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मैंने उसे कुछ खेलने को दिया, बबल्स बनाए, वो मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है।
रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं कर रहा है। अगर ये चीज़ें मिसिंग होंगी तो इसका मतलब है कि कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफ़ेक्टिवनेस का उसको पता ही नहीं है, वो इस टारगेट की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। और कोऑपरेशन में आएगा कि सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, कि मैं उसको बबल बना के दिखा रही हूँ और वो टेबल पर हाथ पाँव मार कर शोर कर रहा है, या मैंने उसे टॉय दिए हैं तो उसने थ्रो कर दिया। इसका मतलब है कि बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मैंने उसको टारगेट दिया, उसको कार और टॉयज़ बहुत पसंद आए, मैंने उससे लेने की कोशिश की ताकि मैं उसको दूसरा टारगेट दे सकूं, तो उसने खींचा तानी, बाइटिंग, स्पिटिंग, स्क्रैचिंग शुरू कर दी। इसका मतलब है कि बच्चे के कोऑपरेशन रीइंफोर्समेंट पर कभी काम ही नहीं हुआ। ओके, सेकंड थिंग है रीइंफोर्सर इफ़ेक्टिवनेस। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि रीइंफोर्सर कैसे ढूंढना है, कब तक यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, तो इस टॉपिक को हम छोड़ते हैं। इन शॉर्ट, रीइंफोर्सर इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि बच्चा जब फर्स्ट टाइम आता है तो मैंने उसको रीइंफोर्सर दिया, उसको ऑफ़र किया, वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, रीइंफोर्सर, इफ़ेक्टिवनेस दोनों मिलकर काम करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लर्नर बेसिक स्किल। अब स्कूल जाने से पहले आपके बच्चे को कोऑपरेशन आना चाहिए। अगर कोऑपरेशन नहीं तो स्कूल एंटर होते हुए पहले तो वो अपना एग्रेशन दिखाएगा, फिर क्लास में चीज़ें थ्रो करेगा। अब मैं आप लोगों को अपनी लाइन में जितना मुझे इल्म है इतना एजुकेटेड कर दूंगी कि आप लोगों की एक बेस बन जाएगी कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को स्कूल में डाल दें तो क्या मेरे बच्चे के लिए ये ठीक भी है या नहीं। ओके, अब जो सेकंड बेसिक लर्नर स्किल है, दिस इज़ विजुअल परफॉर्मेंस। विजुअल परफॉर्मेंस का मतलब है कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें विजन यूज़ हो रही है। अब विजुअल परफॉर्मेंस एक बेसिक लर्नर स्किल क्यों है? इसमें जैसे वुडन पज़ल हो गया, बीडिंग हो गया। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि बीडिंग तो फाइन मोटर का पार्ट है। नो, विजुअल परफॉर्मेंस में जहाँ पर भी विजन यूज़ होगी, दिस इज़ अ विजुअल परफॉर्मेंस टारगेट। अब विजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ साइड बाय साइड, साइमल्टेनियसली, पैरेलली और बहुत सारी चीज़ें फुलफ़िल होंगी। आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर स्किल शामिल है। जैसे विजन में मैंने बच्चे को वुडन पज़ल दिया है तो वो उसको उठा रहा है, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन 3 फिंगर्स ग्रिप पर भी काम होता रहता है। बच्चे का अटेंशन स्पान बढ़ेगा, उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा। हम लोग विजुअल परफॉर्मेंस के टारगेट्स को एज अ रिवार्ड यूज़ करते हैं। आप देखेंगे कि प्री स्कूल में हमेशा ही विजुअल परफॉर्मेंस टारगेट्स पर ही फोकस किया जाता है। विजुअल परफॉर्मेंस आईईपी प्लान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे कम से कम 1-1.5 घंटे का सिटिंग टॉलरेंस हम वैसे ही ले आते हैं विद इन 7 डेज़। विजुअल परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है इस पर भी अलग से एक वीडियो बनेगी। आज मैं बेसिक लर्नर स्किल्स पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नेक्स्ट इज़ रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग। आपके बच्चे को क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? आप सोच रहे हैं कि 2.5 साल के बच्चे को मैं स्कूल में डाल देती हूँ। क्या सोच के डाल रहे हैं? अगर आपके बच्चे के सेल्फ स्टीम पर अटैक हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपके बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए,
अगर आपका बच्चा घर आकर आपको नहीं बता पा रहा है तो वो ऑटिज़म कम होगा या ज़्यादा होगा? आप अब सोचें ज़रा। आपके बच्चे के प्रॉब्लम्स का लेवल ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अभी उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बच्चे का सोशल इंटरेक्शन ऑलरेडी मिसिंग है अगर ऑटिज़म या ADHD का केस है तो। हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो हमें अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर उसे प्यास लगी है तो क्या वो जाकर बता पा रहा है टीचर को कि मुझे पानी पीना है या मुझे बाथरूम यूज़ करना है। मतलब बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। अगर बच्चा नॉन वर्बल है और हम लोग ये सोचकर बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं कि शायद वहाँ जाकर ये बोलना शुरू कर दे तो 20% चांसेस हैं कि बच्चा बोलना शुरू कर देगा, मगर 80% चांसेस हैं कि वो और हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। क्योंकि स्कूल में एक नॉर्मल टीचर जो है वो समझ ही नहीं पाएगी कि बच्चे को क्या हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा नॉन वर्बल है। उसको जो कम्युनिकेट करना है वो चीज़ें थ्रो करके कर रहा है, आपको पुश करके कर रहा है, तो टीचर को तो समझ नहीं आएगा। इसलिए अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो पहले थेरापीज़ लें, फोकस करें। आजकल अगर कोरोना की वजह से आप घर पर हैं तो इन वीडियोज़ की हेल्प लेकर बच्चे पर काम करें। रिसेप्टिव लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग आएगा। मैं सिट डाउन कह रही हूँ तो बच्चा सिट डाउन कर रहा है, स्टैंड अप कह रही हूँ तो स्टैंड अप कर रहा है। आउटसाइड इंस्ट्रक्शंस आएंगी, गो एंड गेट द ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड गिव दिस टू मामा, गो एंड गेट माई फ़ोन, लाइक दिस। ओके, इन सब की एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी बेसिक लर्नर स्किल्स के बाद। मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करूंगी। आज मैंने 3 बेसिक लर्नर स्किल्स की बात की है। फर्स्ट वाज कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफेक्टिवनेस, सेकंड वाज विजुअल परफॉर्मेंस एंड थर्ड रिसेप्टिव लैंग्वेज। कोऑपरेशन में आपका बच्चा कितना कोऑपरेट कर पाता है। वो न्यू इन्वायरमेंट में जाए, पार्क में जाए तो क्या उसका कोऑपरेशन है। ओके। सेकंड थिंग इज़ विजुअल परफॉर्मेंस। विजुअल परफॉर्मेंस के टारगेट्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब बच्चे का कोई भी बिहेवियर आ रहा हो, ताकि बच्चा काम हो जाए, उसकी जो सेंसेस हैं वो फोकस्ड हो जाएं, बिहेवियर से दिमाग हटकर विजन में आ जाए और एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाए। रिसेप्टिव लैंग्वेज में मैं अपने बेटे को साथ बिठाकर आपको समझाऊंगी, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि रिसेप्टिव का मीनिंग क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।